अपने स्थान पर खड़े होकर कर्तव्य ध्वनि से माननीय राज्यपाल महोदय एवं श्री राम नाईक सर का स्वागत करें। आज हम सभी लोकप्रिय नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री राम नाईक सर को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित सम्मान के लिए गांधी सभागार में एकत्रित हुए हैं। मैं डॉक्टर वीनम यादव, मैं कमल यादव इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में आप सभी गणमान्य अतिथिगण का स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश एवं विशेषकर राजभवन के लिए अत्यंत गौरव की बात है। यह अत्यंत गौरव की बात है कि ऐसे महापुरुष का साथ हमें मिला है। उनकी आपके आदर्श सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन ने महाराष्ट्र एवं पूरे भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। आप महाराष्ट्र राज्य की प्रगति और विकास की अग्रसर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री का पद संभाला और देश भर में रेलवे के विकास के साथ कार्यक्रम को आरंभ करते हुए अब मैं अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल डॉक्टर सुधीर अंबोले सर से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आए और अपने उद्बोधन से सभी को लाभान्वित करें। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल आदरणीय श्री राम नाईक जी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के क्रम में राजभवन में आयोजित इस सम्मान समारोह के अवसर पर मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षा उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी,
आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री राम नाईक जी, मेरे सम्मुख इस गांधी सभागार में विराजमान डॉक्टर निशिकांत नाईक जी, चरैवती सलाहकार समिति के कार्यवाही समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अम्मा रिजवी जी, समिति के अन्य समस्त पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण, महाराष्ट्र समाज मंडल और महाराष्ट्र समाज लखनऊ के यहाँ पर उपस्थित डॉक्टर उमेश पाटिल जी और उनके समस्त सदस्यगण, मेरे सम्मुख इस सभागार में उपस्थित हमारे राजभवन के समस्त परिवारजन, कार्मिकगण और अधिकारी, सर्वप्रथम आप सभी का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मैं सर्वप्रथम स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि और उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री राम नाईक जी का, जिन्होंने इस ऐतिहासिक गांधी सभागार में यहाँ पर 2014 से 2019 तक कार्यरत थे और आपको पद्म भूषण पुरस्कार से अलंकृत करना हमारे राजभवन परिवार के लिए बहुत गौरव का विषय है। इससे न सिर्फ उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठा बढ़ी है, बल्कि राजभवन की अपने आप को गौरव से अनुभूति हो रही है। मैं आपको राजभवन परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। उत्तर प्रदेश के नियमित रूप से नियुक्त 19वें राज्यपाल के रूप में वर्ष 2014 से 2019 तक का कार्यकाल सफल एवं प्रेरणादायी रहा। आपकी अनूठी कार्यशैली से लोगों के मन मस्तिष्क पर और मानस पटल पर अनुपम प्रभाव छोड़ा है। आपने अपना राजनीतिक सफर भारतीय जनसंघ के स्थानीय कार्यकर्ता के रूप में आरंभ किया और अपने आगे सफर को बढ़ाते हुए 5 बार लोकसभा सदस्य और 3 बार विधानसभा सदस्य के रूप में आप निर्वाचित हुए। आपने राजनीतिक जीवन में कई अनूठी पहल की शुरुआत की है। आप द्वारा संसद में वंदे मातरम और जन गण मन का गान का प्रारंभ कराया। संसद सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र को सांसद निधि की संकल्पना भी आपके ही प्रयासों का प्रतिफल है। उत्तर प्रदेश के लिए हमारे लिए सबसे गौरव का विषय है कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी आपने ही अपने कार्यक्रम में और बहुत बड़ी उपलब्धि इस प्रदेश की है। आप अपने सामाजिक जीवन में भी काफी सक्रिय है, चाहे वह कुष्ठ पीड़ितों का सामाजिक सशक्तिकरण हो या उनका पुनर्वास हो। आप एक सफल लेखक भी है, चरैवती पुस्तक के रचनाकार है। इसका कई भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। जन सेवा के लिए आपका समर्पण अद्वितीय है। आप कठोर परिश्रम और सहर्षता के लिए आज भी सक्रिय है। हम लोगों के लिए निश्चित रूप से आपका ये यहाँ पर जो उपस्थित होना हमारे लिए प्रेरणादायी और बहुत बड़ा मार्गदर्शन है। व्यक्तिगत रूप से मैं आपसे जुड़ा हूँ क्योंकि मेरा बाल्यकाल में जिस शिक्षण संस्था से मेरी पढ़ाई हुई है उसमें आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से मैं आपका भी बहुत अनुग्रहित हूँ। और पुनः आपका डॉक्टर निशिकांत नाईक जी का, आपके पूरे जितने आपके सदस्य हैं सबका राजभवन में मैं पुनः एक बार स्वागत करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश महोदय, कृपया सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं। मोबाइल पीछे। आदरणीय राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, राजभवन के अपर मुख्य प्रमुख सचिव डॉक्टर सुधीर बोहड़े जी, राजभवन में इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित विशेष अतिथिगण, राजभवन के अधिकारी कर्मचारी और उनके साथ जुड़े हुए और यहाँ पधारे हुए सभी परिवार भाइयों और बहनों, मुझे अब वह दिन याद आ रहा है 29 जुलाई 2019
कि जिस दिन पर मैंने माननीय राज्यपाल महोदय को यहाँ पर शपथ ग्रहण करवाया था और फिर यहाँ से जाते समय भी मैंने भाषण करवाया था, तो जुलाई 2019 के बाद आज इस पवित्र मंच से बातचीत करने का मौका मुझे मिला है। इसलिए मैं प्रारंभ में ही राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देता हूँ। अब चर्चा हुई और वह जो पुरस्कार दिया गया है, वो पुरस्कार, हर पुरस्कार की एक विशेषता एक लाइन में बताई जाती है जब पुरस्कार की घोषणा होती है तब। और मुझे जो यह पुरस्कार मिला है वह विशेष सामाजिक सेवा करने के लिए। तो यहाँ जब कुछ कहूँगा मैं, तो ये पद्म भूषण सम्मान में स्वाभाविक है कि मैं केवल समाज सेवक ऐसा नहीं था, तो मैं राजनीति में भी था। राजनीति का परिचय आपको उत्तर प्रदेश वालों को भला बुरा 5 साल मैंने दिया है और अभी भी बीच बीच में आता हूँ तो आप लोगों को मिलता रहता। और ये जो घोषणा होती है ना, तो उस घोषणा में कौन सा पुरस्कार है, इसलिए है, उसके साथ ही साथ कौन से प्रदेश से है, ऐसा भी दिया जाता है। तो स्वाभाविक तौर पर महाराष्ट्र जो मेरा प्रदेश है और इसलिए महाराष्ट्र के कॉलम में ये नाम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो पुरस्कार मिला है वह उसमें महाराष्ट्र का हिस्सा परसेंटेज वाइज करना अच्छा नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का भी बड़ा हिस्सा है, ऐसा मैं मानता हूँ। और ऐसे मानने के जो कारण है वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन पहले फिर एक बार मैं राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे थोड़ा कुछ बातों का इतिहास याद रखने का या जानकारी लेने का एक आदत कहिए, अच्छी बुरी जो भी आपको लगता हो। लेकिन मैंने पूछा कि भाई इस सभागृह में, गांधी जी के नाम का ये सभागृह है, लेकिन ऐसा कभी हुआ है क्या कि गया हुआ राज्यपाल का इस सभागार में इस प्रकार का अभिनंदन हुआ है? ऐसा कभी हुआ है क्या? तो नहीं हुआ है। ये पहला अवसर है पूर्व राज्यपाल का इस प्रकार से सम्मान करना। ये कोई ज्यादा लंबा भाषण करने का ये नहीं है, लेकिन जीवन की कुछ बातें मैं दोहराना चाहूंगा जिनको मालूम है उनके लिए, लेकिन कई ऐसे होंगे कि उनको इसकी जानकारी दे। बताते बताते ये बताया कि मैं पेट्रोलियम मंत्री था और जब मैं पेट्रोलियम मंत्री बना तो सारे देश में 1,10,00,000 की वेटिंग लिस्ट थी और जो सांसद होते थे, सांसदों को जैसे खासदार निधि, सांसद निधि है तो बाद में शुरू हुआ, लेकिन सांसदों को 3 महीने के लिए 25 कूपन्स दिए जाते थे कि भाई आप अपने क्षेत्र के जिनको एलपीजी का डब्बा चाहिए उनके लिए आप उपयोग कर सकते। और उसके लिए भी जैसे नया बुक मिलता था कम से कम हमारे पास 300-400 एप्लीकेशन आ जाते थे। और इस प्रकार की स्थिति में जब मेरा
कार्यकाल पेट्रोलियम मंत्री का समाप्त हो गया, उस समय पर ये जो 1 करोड़ 10 लाख की वेटिंग लिस्ट थी, उसके साथ ही साथ और 3 करोड़ 50 लाख नए लोगों को दिए गए, जिससे चाहे उसको गैस मिलता है। इस प्रकार की देश में निर्माण, कारगिल लड़ाई की भी बात, और कारगिल लड़ाई हम सब जानते हैं। कारगिल लड़ाई का और मेरा सालों से संबंध है, जैसा आएगा तो मैं बताता हूँ। कारगिल लड़ाई के बाद कैबिनेट की मीटिंग थी। कैबिनेट की मीटिंग वैसे कॉन्फिडेंशियल होती है, लेकिन जो निर्णय होते हैं वो तो घोषित बाद में किए जाते हैं। तो उस समय पर रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस थे। तो रक्षा मंत्री के नाते जॉर्ज फर्नांडिस ने कैबिनेट को निवेदन किया कि लड़ाई पूरी हो गई है और हमने ये लड़ाई जीती है। लोगों ने तालियां बजा अपनी खुशी जो है वो व्यक्त की, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि फिगर जो आपके आई है जरा बराबर नहीं है, लेकिन वो फिगर है 439, 439। तो अब हम उनको पेंशन वगैरह जो नियमों के अधीन है वो सब देना शुरू किया है, ऐसा उन्होंने बताया, और ये बात तो सही थी। तो और क्या करना चाहिए इसके बारे में, ऐसे प्रधानमंत्री जी ने पूछा। अब आप सब जानते हैं कि थोड़ी राजनीतिक जानकारी इसमें से आएगी। और वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तब 23 पार्टी की मिली जुली सरकार चल रही थी। तो पूछते थे और उनका स्वभाव भी था। तो उन्होंने पूछा इसके बारे में कुछ किसी को कहना है क्या? तो मैंने हाथ ऊपर कहा, बोलो रामो, मुझे रामो बोलते थे, बोलो रामो आपका क्या सुझाव? तो मैंने कहा कि ये जो दे रहे हैं तो देना चाहिए, जल्दी जितना दे सके, लेकिन मेरा सुझाव ये है कि मेरे पास 10 अलग अलग प्रकार की पेट्रोलियम कंपनियां हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, वगैरह सब, ONGC, आपको सब नाम मालूम। तो इनमें से इनके जो मुनाफा होता है उसमें से, यानी सरकारी बजट का कोई पैसा न लेते हुए, हम जिनको पेट्रोल पंप चाहिए उनको पेट्रोलियम पंप बनाकर, खाली लैंड लाइसेंस नहीं, पूरा बनाकर, उस समय पर 45 लाख रुपया सामान्यता हो जाते थे, या जिनको गैस एजेंसी चाहिए उनको गैस एजेंसी देंगे, तो उसको 25 लाख तक लगता था। कुछ लोगों को अच्छा लगा, लेकिन एक ने पूछा कि ये कल्पना तो अच्छी है, लेकिन इस प्रकार से देंगे तो फिर कभी ऐसा मौका आएगा तो उस समय पर रामनायक पेट्रोलियम मंत्री थोड़े ही होंगे, तो फिर ये एक परंपरा बन जाएगी, तो हम क्या करेंगे? वाजपेयी जी ने कहा, हम बोलो उत्तर दो। तो मैंने उसमें उत्तर दिया कि प्रधानमंत्री जी, अब जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री के नेतृत्व में जो विजय आज तुम्हें प्राप्त हुआ है, उससे इसके आगे पाकिस्तान भारत के विरोध में लड़ाई करने का कभी हिम्मत ही नहीं करेगा, और कारण। लेकिन यह जो काम किया वो केवल उस परिवार तक सीमित नहीं था। तो एक पेट्रोल पंप या एक गैस एजेंसी कहा तो कम से कम 10-15 परिवार को और काम भी मिलता है, और इसलिए इसका एक विशेषता इस प्रकार से मानी गई। और मुझे लगा कि इसके पीछे का जो हेतु था वह आपको इस समय पर, मेरा यहाँ का नियुक्ति का दिन भी बताया 29 जुलाई 2019। तो यहाँ आने के बाद कारगिल का विजय दिन होता है 26 जुलाई, 4 दिन हो गए। तो मैंने एडीसी को पूछा, एडीसी आप जानते हैं कि एक एडीसी पुलिस का होता है, एक एडीसी सेना का होता है। तो सेना वाले ने कहा कि मैंने बोला भाई मुझे तो इतना मालूम है कि ये सेंट्रल जोन है, पर सेंट्रल जोन का मुख्यालय तो कुछ ना कुछ कार्यक्रम होगा, मैं जाना चाहूंगा। बोले ऐसा कैसा, अचानक उन्होंने बुलाया नहीं। मैंने बोला जो शहीद हुए हैं
उनको प्रणाम करने के लिए तो स्मृतिका बनी है और हम जाएंगे। तो फिर उन्होंने अधिकारियों को कांटेक्ट किया, जैसे शानदार ढंग से स्वागत होता है वो शानदार ढंग से हुआ। लेकिन जब मैं वहां गया, मैं भी पहले दफे गया, तो मुझे लगा कि क्योंकि उत्तर प्रदेश की ये विशेषता थी कि देश के जो परमवीर चक्र मिले, वो पहला परम चक्र जो मिला वो उत्तर प्रदेश को मिला था। और पाकिस्तान के साथ अब्दुल हमीद नंबर 2, और फिर जो तीसरे कारगिल लड़ाई का हुआ पांडे यहाँ का कैप्टन पांडे। तो मैंने कहा कि इतने एक विशेषता है उत्तर प्रदेश की, तो ये जरा अच्छा बनाओ ना। अच्छा बनाने का एक मेरा भी, तो मैंने कहा कि देखिए मैं इसको सुझाव देता हूँ, और आप जैसे कुछ लोगों ने कभी देखा नहीं होगा तो मैं कहूँगा जाके देखिए कितना सुंदर भित्ति चित्र वहां पर बनाया है। वो तीनों के कैसे फोटो है, उन्होंने किस प्रकार से लड़ाई वहां लड़ी, उसका चित्र जो दिखता है, तो वह चित्र ये अपने आप में सेना के साथ लोगों का एक संपर्क रहने की दृष्टि से जो एक विशेष बात मैंने की, वो मैंने आपको इस भूमिका में बताया। कुछ पीढ़ियों के बाद मैं मुंबई में बोरीवली करके एक विधानसभा है, उसमें मुंबई में 67% वोट पाकर मैं सबसे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वोट मुझे मिले। लेकिन एक केंद्र पर, मतदान केंद्र पर मुझे केवल 2 ही वोट मिले। मैंने कहा इतना बड़ा जबरदस्त लोगों ने समर्थन दिया, ये क्या है? तो फिर पता चला कि वो कुष्ठ पीड़ितों की बस्ती थी। तो मैंने कहा चलो अभी उनको जाकर पूछे तो क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो मैं गया, बाकी 2-3 कार्यकर्ता साथ में थे। तो साहब उन्होंने, हमने सोचा था आप भी अच्छा आदमी है, लेकिन आपका हमारा कुछ परिचय नहीं था, लेकिन ये बताया गया देखो ये संघवाद है, पक्का जनसंघी रहा है, इसको आप वोट देंगे तो 2 बातों पर ख्याल करो। आप भीख मांगते हैं, भीख मांगना अपराध है, तो ये अपराध यहाँ होने नहीं देगा। या दूसरा, उसके साथ आप बेकानून शराब बनाते हैं, तो बेकानून शराब भी वो बनाने नहीं देगा, आप लोग भूखे मरोगे, स्वाभाविक तौर पर भूखे मरोगे। तो फिर ये सुनने के बाद मुझे लगा कि मेरे जीवन का ये पहला कार्य है, मैं जनप्रतिनिधि बनने के बाद पहला कार्य करके मैं करूंगा। सारे महाराष्ट्र में मैं कुष्ठ पीड़ितों का पहले शिष्टमंडल लेकर गया। उन दिनों में आज जैसे सिक्योरिटी होती है वैसे नहीं होती थी। तो मैं मंत्रालय में, यहाँ जो लोक भवन है वहाँ मंत्रालय कहा जाता है, तो मंत्रालय में वसंत दादा पाटिल करके कांग्रेस के मंत्री थे, तो उनको मिलने के लिए गया और उनके साथ 7-8 ये थे। तो पुलिस रहता था वहाँ, सब इनको कहाँ लेके जा रहे हैं? मैंने बोला भाई मेरी अपॉइंटमेंट है मुख्यमंत्री, साहब इनको लेकर जाएंगे? मैंने बोला इसी काम के लिए मैंने अपॉइंटमेंट। बोले नहीं मैं हमारी नौकरी जाएगी। मैंने बोला आप जिसको पूछना है जाओ पूछो, लेकिन ये नहीं आएंगे तो मैं नहीं आऊंगा। तो फिर जितना ऐसे समय पर गड़बड़ होती है तो गड़बड़ वगैरह हो गई और मुख्यमंत्री के पास मैसेज गया, वसंत दादा पाटिल करके कांग्रेस के बहुत लोकप्रिय जनता के भावना का ख्याल करने वाले इस प्रकार के वो मुख्यमंत्री थे। तो बोले मैं वही सोच रहा हूँ कि राम नाईक समय दिया है, उस समय पर आता है और 20 मिनट चले गए, कैसे नहीं आए, ये मैं सोच रहा था। फिर उनको लेकर आया तो मेरे मन में उस समय पर ये बात आई, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो हमें विचारक के नाते जानकारी देते, तो उन्होंने एक विषय आसान शब्दों में बताया, अंत्योदय जो अखिल के पायदान पर है उसके लिए कुछ करो। तो अखिल के पायदान के लिए कुछ करो, तो मैंने सोचा मैं अब कुछ तो पीड़ितों के लिए भी करूंगा। और मुझे करना है वो सारा करने के बाद
उत्तर प्रदेश की जानकारी के लिए मतलब आपको उससे ही जोड़ूंगा। मैं जब शपथ ली 31 जनवरी यह कुष्ठ पीड़ितों का निवारण दिवस करके मनाया जाता है, महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि के साथ जोड़कर। तो उस समय पर मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी। मैंने अखिलेश जी को कहा, अखिलेश जी आप भी पार्लियामेंट में थे, मैं भी पार्लियामेंट में था, तो पार्लियामेंट के कमेटी का ये रिपोर्ट है कि इन लोगों को कम से कम 1,000 रुपया प्रति मास खाने के लिए पोषण भत्ता करके देना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, तो आप 2.5 लाख रुपये महंगाई हो गई, 8 साल हो गए, कुछ हुआ नहीं है, तो थोड़ा 2,500 देंगे तो अच्छा, आपको आश्चर्य लगेगा। उन्होंने वहां के वहां मान लिया और 10 दिन के भीतर इसी मंच से ऐसे कुष्ठ पीड़ित जो है उनको। और जब मोदी जी प्रधानमंत्री आए, गरीबों को मकान की बात निकली, तो 4 लाख का मकान और उसमें 2.5 केंद्र सरकार का और 1.5 लाख राज्य सरकार का ऐसा, लेकिन वो कुष्ठ पीड़ितों के नाम पर नहीं था। तो मैंने योगी जी को प्रार्थना की, योगी जी के ऐसा है, तो उन्होंने मंजूरी दे दी। लेकिन फिर घर बनने के लिए समय तो लगता है, तो मैं जाने तक घर पूरे में, तो मैंने योगी जी को कहा कि अब तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये जब पूरा होगा तब आप मुझे बुलाएंगे तो मैं आना चाहता हूँ। और योगी जी और राज्यपाल महोदय जिस मंच पर था, उस मंच पर मुझे भी बुलाया गया और उन्होंने जैसे चाबियां दी वैसे मैंने भी दी। ये मैं बात इसलिए कहता हूँ कि समाज के साथ जुड़े हुए लोग, छोटी छोटी बात होती है लेकिन वो कैसी कर सकते हैं, इस संबंध में मैंने ये बताया। मैं मुंबई का हूँ और पार्लियामेंट में, विधानसभा में एक पद्धति होती है, आप जो बोलते हैं वह दूसरे दिन टाइप करके आपके घर में आ जाता है, निवास में। कुछ करेक्शंस करना होगा तो करेक्शंस करो। तो मैंने शपथ ली और मेरे पास दूसरे दिन आ गया, तो उसमें मेरा नाम आया राम नायक और मेरे निर्वाचन क्षेत्र का नाम आया उत्तर बम्बई। तो 4 शब्दों में मेरे हिसाब से 2 शब्द गलत थे। मेरा सरनेम नायक नहीं नाइक था और मेरे गांव का नाम मुंबई था, बम्बई नहीं था। बोले ये पहली बात तो मैं मान करता हूँ, लेकिन मैं भी बम्बई कहता हूँ, वो हिंदी भाषी थे। मैंने बोला आप कहते तो आपने कहा इसकी गलत बात सही थोड़ी होती है। और मैंने कहा बाकी की सब बातें छोड़ दो, व्याकरण क्या बोलता है? व्याकरण ये बोलता है कि विशेष नाम का अनुवाद नहीं होता है, और इसलिए मैं राम नाइक हूं तो राम नाइक ही लिखना चाहिए। और मेरे शहर का नाम मुंबई है तो मुंबई ही होना चाहिए। तो ये मुंबई इस प्रकार से हो गई, लेकिन उसके लिए 5 साल लगे करने के लिए। और उत्तर प्रदेश में आया, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कमेटी का राज्यपाल अध्यक्ष होता है और मुख्यमंत्री कार्याध्यक्ष होते हैं। मैंने योगी जी को कहा, योगी जी अवसर है कुंभ मेला, मैं पहले आया हूँ, मुझे मुंबई वाले भी पूछेंगे। तो पहले कमेटी के मीटिंग में मैंने प्रस्ताव रखा कि इलाहाबाद के पहले जो पूर्व नाम था प्रयागराज, वो प्रयागराज नाम यहाँ आता है तो अभी अच्छा होगा। और उसी प्रकार से फैजाबाद का अयोध्या भी हो गया। अब मैं भी इसमें कुछ सीखा, एक 10 मिनट चलेगा, मैं भी इसमें से कुछ सीखता रहा। ये बोर्ड लगाकर पूरा काम नहीं होता है, ये नाम लगाया, लेकिन जब तक लैंड रिकॉर्ड में ये गांव का नाम बदला नहीं जाता है, नहीं तो अभी 22 जनवरी को राम मंदिर हो गया, नया उद्घाटन वगैरह सब हो गया, लेकिन कोई बात ये हो जाती थी कि ये फैजाबाद की जमीन पर हो गया है। तो मैंने
कहा कि फैजाबाद की जमीन लैंड रिकॉर्ड सुधारो पहले उसी समय पर। तो यह जो बातें हैं वह कि मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि इसमें उत्तर प्रदेश का हिस्सा मुझे मिलने में है, केवल कहने के लिए नहीं है, व्यवहार के लिए इस प्रकार का अनुभव होता रहा। राजभवन के परिवार का, यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों का, अधिकारियों का और साथ ही साथ उनके परिवार का भी मुझे बहुत स्नेह मिला। और ये स्नेह मुझे सब जगह पर जहाँ भी मैं जाता हूँ तो इधर उधर कुछ हो गया कम ज्यादा तो मुझे याद दिलाना पड़ता है कि भाई ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है, ऐसा हमने देखा नहीं वगैरह। लेकिन मेरी पत्नी का निधन लगभग 1 साल के पहले हो गया। अब मैं सब जगह पर जाने का आदि, और उत्तर प्रदेश इतना 78 डिस्ट्रिक्ट, तो महाराष्ट्र में जितना मैं घूमता था उससे उत्तर प्रदेश में डबल से ज्यादा घूमना पड़ रहा था। यूनिवर्सिटीज भी 27 यूनिवर्सिटी, तो इसलिए मेरा घूमने की आदत भी है। तो इसके कारण मेरा ज्यादा होने लगा। पत्नी ने कहा कि हमें तो लोग कहते हैं कि राजभवन आराम की जगह है, हमको लगता था इतना साल आपने कितनी मेहनत की है, आप भी थोड़ा मेरे साथ आराम करेंगे तो थोड़ा अच्छा होगा। लेकिन आपकी तो ये चढ़ाई चल रही, कितनी प्रक्रिया निकालना है, इस प्रकार की एक मजाक की बात। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ किसी ने कहा है, अभी आप पुराने लोग बोल सकते, शायद नाइटिंगेल ने ये बात कही थी कि मैं यहाँ सोने की चिड़िया जैसे सोने के घर में हूँ, वैसे पत्नी ने मुझे कहा वो जरा पढ़ के आइए। एक दफे किसने कहा है तो मैं सोने के घर की चिड़िया बनकर रही हूँ। लेकिन ऐसे स्थिति में भी यहाँ के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, लोगों ने जो स्नेह दिया, वो स्नेह मेरे लिए तो बहुत बड़ी पूंजी के रूप में मुझे मिलती है, आज भी मिलती है, और मुझे विश्वास है कि आगे भी मिलेगी। अब अंतिम बात शरय विधि करके मैं मेरा निवेदन पूरा करूंगा। शरय विधि का जन्म स्थान राजभवन है, और महाराष्ट्र का सकाल करके जो पत्र है उन्होंने मुझे पत्र लिखा, और भी लोगों को लिखा था, अधिक तफसील नहीं, आपको मोटे तौर पर ये मालूम है कि आप 15 दिन में एक आर्टिकल आपके अनुभव का लिखते जाइए। तो हम रविवार के इसमें प्रकाशित करेंगे। मुझे बताया शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस को, नेशनल कांग्रेस के सुशील कुमार शिंदे को, और शिवसेना के मनमोहन जोशी को, 4 लोगों को बताया। तो मैंने 27 आर्टिकल्स लिखे। तो ये राजभवन से, और 27 आर्टिकल्स लोगों को अच्छे लगने के बाद मुझे लगा इसका किताब बनाना चाहिए, तो किताब बनाया। और किताब बनाने के बाद अभी मैं यहाँ का हूँ, मुंबई का हूँ, इसलिए हमने मुंबई में मराठी, गुजराती, हिंदी चलता है, लेकिन यहाँ उर्दू भी चलता है। हमारे जी यहाँ बैठे हैं, मैंने उनको कहा कि उर्दू वाला कोई दीजिए, बोले मैं ही उर्दू वाला हूँ, मैं ही अनुवाद करूँगा। काम देना और नहीं देना ये मुझे मालूम है, जो आप बहुत बिजी रहते हैं, मुझे दूसरा कोई दीजिए। तो बोले मैं 7 दिन के बाद बताता हूँ। आज जिनके कार्यक्रम के लिए मैं गया था, रुद्र में शामिल, उनसे उन्होंने बातचीत की, और फिर नैयर करके जो है उनको अनुवाद, और वह जो थे उन्होंने हर एक लाइन उसमें शुद्धता ही केवल नहीं, साहित्य कैसे आता है वो देख के उन्होंने उसका अनुवाद किया। और आज इस समय पर शरय विधि के 13 भाषा में अनुवाद हुए, और इसके अलावा जो किसी भी राजनेता का नहीं हुआ है, ऐसे ब्रेल लिपि में जो दृष्टिहीन होते हैं, इसके मराठी, हिंदी और अंग्रेजी, ऐसे कुल मिलाकर 13 और 3 16 ऐसे उसके विशेषांक निकले हैं। और ऐसे काम करते करते जो आनंद आता है वो आनंद आ जाता है। जब मैं पहले यहाँ शपथ लेने के बाद पत्रकार मित्रों ने सवाल पूछे,
मैं तो यहाँ नया था, जानता था कि पत्रकार यहाँ के कैसे हैं। तो बोले आपका एजेंडा है, भी मुझे आना तो अपनी शपथ ली है, जानकारी लेना तो बाद में। एजेंडा जो मुख्यमंत्री होते हैं वो बनाते, उसको मंजूर करने का काम मेरा होता है। थोड़ा मैं बजट बनाता हूँ वगैरह। लेकिन मैंने कहा कि दो बातें हैं। यहाँ की यूनिवर्सिटी की हालत में सुधार, समय पर परीक्षा नहीं होती, कॉपी होती है, सिर्फ डिग्री। और उत्तर प्रदेश की जो मजाक बाहर उड़ाते हैं तो ये उत्तर प्रदेश नहीं है, तो ये प्रश्न प्रदेश है, ऐसा करके मजाक उड़ाते हैं। मैंने कहा कि ये प्रश्न प्रदेश जो है उसको मैं उत्तर प्रदेश बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन देखिए, आप मानते एक और मिलते दो, वैसे हो गया। अब तो उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश होने के राह पर है। और ऐसे राह पर उत्तर प्रदेश है, उस समय पर यहाँ पर मुझे बुलाया। बहुत बहुत फिर एक बार आप सबको धन्यवाद, राज्यपाल महोदयों को भी धन्यवाद। और आपका स्नेह ऐसा ही मिलता रहे, ऐसे अपेक्षा के साथ फिर एक बार नमस्कार। जय भारत, जय श्री। अब मैं हम सबकी प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय माननीय राज्यपाल महोदया से सादर विनती करूंगा कि वे इस गौरवशाली क्षण पर अपने अमूल्य वचनों से हम सबको लाभान्वित करने की कोशिश करें। पूर्व राज्यपाल श्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री राम नायक जी, श्री सुधीर बोबड़े जी, सभागार में उपस्थित सभी महाराष्ट्र मंडल के सभी सदस्य, चरैती पूरी टीम और राजभवन के सभी अधिकारी कर्मचारी, आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। महाराष्ट्र के सांगली जिले के गांव अटपाट में जन्मे पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री राम नाईक का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। भारत सरकार द्वारा देश के नागरिकों जिन्होंने कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा तथा सार्वजनिक जीवन में अपना विशिष्ट योगदान दिया है, उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे सम्मानों से नवाजा जाता है। श्री राम नाईक जी को जनसेवा हेतु इस वर्ष पद्म भूषण सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई। श्री नाईक जी भारतीय राजनीति के बेबाक नेताओं में से एक हैं। आपने लंबे समय तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता दी है। मैं आपको इस सम्मान के लिए अपनी हार्दिक बधाई देती हूँ। श्री नायक जी ने विशेषकर उन गरीब और अछूत समझे जाने वाले कुष्ठ रोगियों, जिनको लोग छूना तक पसंद नहीं करते हैं, यहाँ तक कि उनका परिवार भी साथ नहीं देता था, उनके उद्धार के लिए बहुत कार्य किया है। आप अपनी कार्यशैली की वजह से आम जन के मन मानस में सदैव बने रहे। लगभग 4 दशक तक सक्रिय राजनीति में रहने के बाद आपने वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की शपथ ली और 2019 तक इस पद पर बने रहे। आप आज भी नर सेवा नारायण सेवा को चरितार्थ करते हुए समाज सेवा के कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं। श्री राम नाईक जी का जीवन चरित्र का साक्षात उदाहरण है। मैं बताना चाहती हूँ कि श्री नाईक जी को युवा अवस्था में घातक एक्सीडेंट हुआ था। सभी ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन उन्होंने जिंदगी से हार नहीं मानी और विजय होकर फिर से राष्ट्रसेवा को समर्पित किया। इसके बाद कैंसर की चपेट में आ गए और आप सभी तो जानते हैं कि 3 दशक पहले कैंसर होना ही मौत का पैगाम माना जाता था,
लेकिन आपने कैंसर को भी मात दिया। आप महाराष्ट्र के 3 बार विधायक और 5 बार सांसद बने। जब राम नाईक जी श्रद्धेय अटल जी के मंत्रिमंडल में पेट्रोलियम मंत्री बने तो आपने आम जनता के लिए एलपीजी सिलेंडर सुलभ करा दिया था। नहीं तो पहले गैस कनेक्शन के लिए सांसदों के घरों पर मजबा लगा रहता था। आप विपक्ष में रहते हुए सांसद में जनगण मन एवं वंदे मातरम गायन सांसद निधि की शुरुआत कराने के साथ स्तनपान प्रोत्साहित अधिनियम बनवाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये जो एलपीजी गैस वाला तो मुझे भी परेशान करता है, क्योंकि 94 से 98 के बीच में मैं राज्यसभा के सदस्य थे, तो हर 3 महीने 25 सिलेंडर की पर्ची मिलती थी और लाइन इतनी लगती थी, किसको दो किसको दो। ये स्थिति थी। एक और भाजपा का कार्यकर्ता, दूसरी ओर समाज के लोग आते थे, गरीब लोग आते थे, गांव में जाते थे तो हमारा परिवार, दूसरे परिवार गांव के लोग आते थे कि हमें दे दो हमें दे दो। लेकिन आपको मैं अभिनंदन देती हूँ कि इसमें से झंझट में से सभी एमटीओ का इसी तरह टेलीफोन का होता था। टेलीफोन का कनेक्शन वो भी 25-25 कनेक्शन मिलता था हर साल, तो किसको दे कनेक्शन? सबको नाराजी करना पड़ता था, क्योंकि कई लंबी लिस्ट बन जाती थी और हम दे नहीं पाते थे, क्योंकि एक को दो तो दूसरे नाराज हो जाते थे। तो बड़ी चिंता का विषय हम सबके लिए रहता था। तो उसी समय हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर ने और टेलीफोन वाले मिनिस्टर ने ये काम सरल बना दिया और आज जब चाहो तक गैस का कनेक्शन मिलता है। और अभी टेलीफोन की तो आवश्यकता ही नहीं रहती है, मोबाइल आ गया, ये जमाना बदल गया है मित्रों। तो ये काम हमारे राम नाईक जी करके आए हैं, इस वजह से आज हमारे एमपी इतने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जिस प्रकार कहा था कि उनका जीवन एक संदेश है, इसी प्रकार नायक जी ने यह साबित किया कि उनका जीवन भी एक संदेश है। आपने गरीबों और देश की सेवा में अपने आप को जिस प्रकार समर्पित किया है वह अनुकरणीय है। नायक जी के बारे में एक और विशेष बात का यह जिक्र करना चाहूंगी, वह है उनके लेखक बनने। उन्होंने अपने आप को एक एक्सीडेंटल लेखक माना है। आपने अपने संस्मरणों पर आधारित पुस्तक चरैती चरैती को मूल रूप से मराठी भाषा में लिखा है, जिसके अब तक 9 भारतीय भाषाओं और 3 विदेशी भाषाओं सहित दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि में अनुवाद हो चुका है। तो एक्सीडेंटल लेखक भी अच्छा काम कर सकते हैं और जो लेखक करते ही रहते हैं। वास्तव में मैं आपकी पुस्तक चरैती चरैती आपके विद्यार्थी जीवन से लेकर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पद तक के संस्मरणों पर आधारित है। आपने भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र विधानसभा संसद सदस्य, केंद्र सरकार में मंत्री और राज्यपाल का सफर अपनी कुशलता और संघर्ष करने की क्षमता के आधार पर तय की। किसी को उंगली पकड़कर नहीं आए। पिता न संसद थे न दादा संसद थे। आज तो परिवार 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 ही आगे चलता रहता है, खुद को आगे बढ़ाना ये बहुत कठिन होता है। आप में बेहतरीन संगठनात्मक शक्ति है और नेतृत्व करने के सभी गुण विद्यमान हैं। श्री राम नाईक जी ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के आयोजन और एक जिला एक उत्पाद की अवधारणा प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज भी उत्तर प्रदेश की जनता आपके मृदुल स्वभाव और स्नेह के लिए याद करती है। मुझे तो कड़क राज्यपाल के रूप में याद करते हैं। कड़क राज्यपाल सही है ना, हमारे आगे बढ़ते हैं। मृदुल स्वभाव और स्नेह के लिए याद करती है। राज्यपाल के रूप में जिस तरह से आपने आम जनता के लिए राजभवन आसानी से पहुंच लायक बनाया, वह वास्तव में लोकतंत्र को सजीव करने जैसा है।
आज हमारे बीच में पूर्व राज्यपाल नहीं, लेकिन एक केंद्रीय मंत्री भी हमारे बीच में है और कितना कितना काम करके वे आगे बढ़े हैं और जनता की किस तरह सेवा की है। हम मंत्री बनते हैं तब तो हमें बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, कहीं जाते हैं तो लोग मिलने के लिए आते हैं, इसमें ही हम वो इसमें ही रहते हैं, उसने ये किया उसने ये किया। लेकिन धरातल पर आम जनता को क्या परेशानी है वो हम कभी नहीं देखते, और परेशानी देखते हैं तो एक व्यक्ति आया, परेशानी दिखाई और उनकी हो गई तो हो गई। बाकी ऐसे कितने मामले पूरे प्रदेश में है और ये जो समस्या है उनको दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए कोई नहीं सोचता है। 5 साल पूरा हो जाता है, बेचारा आता जाता रहता है, बाकी चला जाता है। ऐसी स्थिति में हम सरकारें चलाई है, महाराष्ट्र में भी और केंद्र में किसी तरह किया है। मैं भी जब राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री के रूप में गुजरात में रही और राज्यपाल के रूप में इधर भी हूँ, तो कई ऐसे काम गुजरात में और इधर किए हैं जो पीछे कभी नहीं हुआ, पीछे कभी नहीं हुआ है। तो ऐसे काम जब हमने किए हैं, सब लोगों ने किए हैं, और ये याद करना, अभी मैं बात किसी करती थी जब हम बैठे थे, तो पिछले 20-25 साल पहले क्या था, आज के युवा, बीजेपी के युवा जो है ना कार्यकर्ता, उनको पता ही नहीं क्या क्या स्थिति थी। जीरो में से बीजेपी का सर्जन करना और आज एक बीजेपी का प्रधानमंत्री तक पहुंचाना एक कठिन बात है, और ये भाजपा कार्यकर्ता द्वारा ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो संगठन का काम करना और संगठन को मजबूत बनाना, ये मंत्री होने के बजाय तो हमें ग्रांट है, वो है सब है तो करते रहते हैं, लेकिन संगठन गांव के कार्यकर्ताओं को ढूंढना, कमिटमेंट वाले कार्यकर्ताओं को ढूंढना और उनको तैयार करना, उनको कोई जिम्मेवारी देना, उनके द्वारा और संगठन मजबूत करना, ये तो बहुत ही कठिन काम है। ये काम राम नाईक जी ने किया है, ये काम किया जो संगठन को मजबूत। मुझे भी ऐसे संगठन की जिम्मेवारी सौंपी गई थी गुजरात में, तो वही मेरी शुरुआत संगठन से ही हुई। महिला मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में मैंने महिलाओं का पूरा संगठन बनाया। कोई महिला संगठन में आने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि कोई भेजने के लिए भी तैयार नहीं था, और इसी वजह से हमें घर घर जाना पड़ता था कि आप आइए, पार्टी में जुड़िए, और सम्मेलन वगैरह वगैरह करते थे, तब जाकर एक पूरा अच्छा संगठन, पूरे भारत में भी ऐसा संगठन नहीं था, ऐसा संगठन गुजरात में हम लोगों ने बनाया था। तो ये संगठन इतना इम्पोर्टेंट होता है, जो संगठन कार्यकर्ताओं का निर्माण करता है। क्यों हम भाजपा में आए हैं? कुछ लेने के लिए आए। आज परिस्थिति बदली, आज परिस्थिति ये बदली है। अभी मैं एक बात बताऊं, राम नाईक जी को भी अच्छा लगेगा, मुझे इधर कई कार्यकर्ता मिलने के लिए, और इसमें यूनिवर्सिटी के 8-10 कार्यकर्ता जो स्ट्राइक पर बैठे, वे लोगों को बुलाया अंदर, तो आप क्यों स्ट्राइक पर बैठे? तो वे लोगों ने मुझे बताया क्या प्रॉब्लम था आपका, ये मुझे बताइए। तो जवाब ये था कि हम तो नेता बनना चाहता है, इसी वजह से स्ट्राइक पर बैठे। ये उनका जवाब, नेता बनना चाहता। मैंने कहा स्ट्राइक करने से नेता बन जाओगे क्या? क्योंकि आज कई लोगों को आप जानते होंगे वही नेतृत्व करते थे यूनिवर्सिटियों में, पढ़ाना नहीं, स्ट्राइक करना, मार्क्स सुधार दो, वो करना, वही करते रहते। तो मैंने उसको कहा कि बेटा ऐसे नहीं होता है, नेतृत्व तो गांव में जाकर काम करते 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 उसका नेतृत्व बढ़ता है। पहले गांव में नेतृत्व बढ़ाओ, फिर आपका तालुका में जाओ, फिर जिले में, फिर ऊपर। इसी तरह आप आगे बढ़ सकते हो। इसी एक जगह पर स्ट्राइक 4 दिन से आप कर रहे हो, गालियां दे रहे हो सरकार को, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये ठीक नहीं। तो ये आज की परिस्थिति नहीं। नेतृत्व आगे जाना है, पार्षद बनना है, विधायक बनना है, तो क्या करें हम?
तो कोई ना कोई विषय लेकर चलो, चाहे भ्रष्टाचार का विषय लेकर चलो, चाहे उनका रोजगार का विषय लेकर चलो, तो हम नेतृत्व प्रदान और कभी कभी होता भी है ऐसा कभी कभी होता है और हुआ। तो आज हमारे बीच में ये भी बात थी कि अवार्ड तो डिक्लेयर हुआ, लेकिन राष्ट्रपति जी के अध्यक्ष में मीटिंग होगी, मीटिंग मतलब ये आयोजन होगा और सबकी उपस्थिति में एक पद्म भूषण किया जाएगा। तो चर्चा हमारे में भी थी कि अलॉट हो उसके बाद करना चाहिए कि अभी करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलिए घर में कोई बोर्ड में फर्स्ट नंबर आ जाता है या तो अवार्ड मिल जाता है यूनिवर्सिटी में, तो घर में जो बेटा आता है बेटी आती है तो हम उसका सम्मान करते हैं। अवार्ड मिला, परेशान लोग आते हैं उसको सम्मान देने के लिए, आपका बेटा अच्छा काम किया, बोर्ड में नंबर आया, यूनिवर्सिटी में फर्स्ट नंबर आया, तो एक प्रकार का सम्मान तो होता ही है। तो जब मिलेगा तब देखेंगे, लेकिन आज जब हमारे यहाँ आ ही नहीं तो उसका सम्मान हुआ। मुझे बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि मुझे याद है कि जितने भारत में जिस राज्य में बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी के जो मंत्री बनते थे, ये मंत्रियों को ट्रेनिंग देने के लिए हमें राम प्रबोधन, तो हम लोग 3 दिन वहां गए थे और इसमें राम नाईक जी हमें समझाने के लिए आते थे कि मंत्रिमंडल बनाया जाने के बाद क्या काम करना चाहिए। इतने वरिष्ठ नेता है और इतने वरिष्ठ नेता होने की वजह से स्वाभाविक है मुझे भी ये हुआ कि एक सम्मान का कार्यक्रम हम रखें, छोटा तो छोटा लेकिन राजभवन में रखें और ये कार्यक्रम में आप सब उपस्थित रहे। आप सबको भी मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आपने भी उनके साथ चलती का काम चलते रहते हैं, के साथ करते रहते। धन्यवाद। अभी कार्यक्रम समाप्ति के ऊपर चल रहा है। आप सभी से सादर अनुरोध है, कृपया राष्ट्रगान के लिए Jai